जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले पेंशनर पूछते हैं, सर मैं 2001 में पेंशन आया था, उस टाइम पीपीओ मिला था, उसके बाद कोई पीपीओ नहीं मिला, क्या कारण है, क्या करना होगा? दोस्तों, बहुत से पेंशनर हैं जो पहले रिटायर हुए और उनको पुराना पीपीओ मिला, लेकिन उनको 7 सीपीसी का ई पीपीओ नहीं मिला। और बहुत से पेंशनर को मिला भी है, पीसीडीए सीडीए ने उनको 7 सीपीसी का ई पीपीओ दिया भी है। लेकिन जिनको नहीं मिला उनको क्या करना होगा? उनको कांटेक्ट करना होगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। चाहे तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू एक लेटर लिख दीजिए रिकॉर्ड के नाम कि हमें 7 सीपीसी का ई पीपीओ प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद पीसीडीए सीडीए से आपको ई पीपीओ मिल जाएगा। दोस्तों, ई पीपीओ में आपकी ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन होगी, नोशनल पे फिक्सेशन होगा, यानी आपकी उसमें 7 सीपीसी की बेसिक पे भी दे रखी होगी और वो आपकी फिक्स कर रखी होगी ओल्ड बेसिक के अनुसार। तो आप अपना ई पीपीओ मंगवा सकते हैं अपने रिकॉर्ड से, पीसीडीए से, सीडीएस से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशनर लिखते हैं, रक्षित जी क्या पेंशन इंक्रीज होगा, पॉसिबल है एज पर योर कैलकुलेशन? यानी ये मेरे से जानना चाहते हैं कि क्या आगे आने वाले टाइम में भारत सरकार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाएगी? दोस्तों, अभी तो मुझे फिलहाल मुश्किल लगता है। अगर आपकी पेंशन बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी ओआरओपी 3 में, तो हमें वेट करना होगा ओआरओपी 3 का। बाकी आपके क्या विचार है? क्या ओआरओपी 3 से पहले, क्या 2024 से पहले आपकी पेंशन बढ़ेगी किसी और तरीके से? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि हमें या फिर भूतपूर्व सैनिकों को ओआरओपी 3 का इंतजार करना होगा अपनी पेंशन बढ़ते हुए देखने के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक नायब सूबेदार है जो लिखते हैं कि पहले हमारी पेंशन ज्यादा थी, फिर ओआरओपी 1 में थोड़ी सी बढ़ी, फिर ओआरओपी 2 में खत्म हो गई, कुछ नहीं बढ़ी, इसका क्या कारण है? दोस्तों, मैंने इनके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करी इनको समझाने के लिए कि किस तरीके से पहले इनकी क्या पेंशन थी और क्या बढ़ी और कम क्यों हो गई। इनका रैंक था नायब सूबेदार, 26 साल, क्वालिफाइंग सर्विस, ग्रुप 5। 1/7/2009 को थी इनकी पेंशन 10,029, इसका कर दिया 2.57, तो कई पेंशनर को मिली 25,775। फिर 24/9/2012 में कोई पेंशन रिवाइज नहीं हुई नायब सूबेदार की, जैसा कि मैंने यहां पे क्रॉस कर रखा है, कोई पेंशन नहीं बढ़ी। फिर 1/7/14 को हो गई 10,405, यानी 10,029 से बढ़कर हो गई 10,405, इसका 2.57 मिला 26,741, जो ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे थे। ओआरओपी 2 में हो गई 1/7/19 से 24,825, यानी पहले पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ी, फिर जैसे जैसे पेंशन रिवाइज हो रही है आपकी पेंशन खत्म हो रही है, बढ़ी नहीं रही। तो यही चीज भारत सरकार को सुधारनी है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक फैमिली पेंशनर है जो लिखते हैं कि अभी तक मुझे दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी 8 मार्च 2023 को, बट इनको दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। दोस्तों, फैमिली पेंशनर को वैसे 30 अप्रैल 2023 तक फुल मिल जाना चाहिए था एरियर, और अभी तक कई ऐसे फैमिली पेंशनर हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है पूरा एरियर, उनको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानने लायक बात यह है कि जब पहली इंस्टॉलमेंट मिली 8 मार्च को, तो क्या उस टाइम इनके हस्बैंड जीवित थे? हो सकता है कि उस टाइम इनके हस्बैंड जीवित हो तो इनके पति को पहली इंस्टॉलमेंट मिली हो, बाद में इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हो। तो दोस्तों, अगर उस टाइम इनके हस्बैंड जीवित थे और पहली इंस्टॉलमेंट मिली, तो आफ्टर डेथ जो बाकी की इंस्टॉलमेंट है वो फुल एरियर मिलेगा फैमिली पेंशनर को, और अभी तक मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो फिर ये सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालेंगे और भारत सरकार का वो लेटर भी अटैच करेंगे जिसमें लिखा है कि 30 अप्रैल तक फैमिली पेंशनर को पूरा एरियर मिल जाना चाहिए था। और अगर 30 अप्रैल के बाद डेथ हुई है तो फिर उसमें एक लाइन लिखेंगे ये एप्लीकेशन में कि
मेरे हस्बैंड की डेथ इस डेट को हो गई थी और पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी 8 मार्च को, तो अभी तक बाकी की फुल एरियर अभी तक नहीं मिला है, तो जल्दी से जल्दी ये प्रोवाइड कराया जाए। तो सीपी ग्राम के थ्रू इनको ये काम करना पड़ेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। एक बैंक से दूसरे बैंक में पेंशन खाते को कैसे बदले, यानी ये अपना पेंशन ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं किसी दूसरे ब्रांच में। ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो अपनी सिटी छोड़ देते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे आपकी सेम ब्रांच है किसी दूसरे जगह भी, तो आप अपना पेंशन है वो ट्रांसफर करा सकते हैं, आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। अब उसके तरीके क्या हैं, तो पहली चीज तो मैं आपको यह समझाऊंगा, फिर दूसरी चीज समझाऊंगा कि अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हैं और अगर आपको अपना उसमें बैंक अकाउंट चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पेंशन खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो पहले बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, अगर आप अपना पेंशन खाता एक ही बैंक में एक शाखा से दूसरी शाखा में बदलना चाहते हैं तो पुराने या नई शाखा में आवेदन करके खाता बदल दें। यानी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक में। आप उन्हें बोलेंगे कि मैं किसी दूसरे जगह जा रहा हूं, तो आप दूसरी जगह का आईएफएससी कोड, ब्रांच सब कुछ देंगे। या तो आप पुरानी ब्रांच को देंगे या फिर जहां आप जा रहे हैं वहां पे भी दे सकते हैं। शाखा बदलने के बाद नई शाखा से नई पासबुक चेकबुक प्राप्त करें। उसके बाद जहां आप जा रहे हैं वहां से आपको नई पासबुक आपको मिल जाएगी, चेकबुक भी मिल जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने मौजूदा स्पर्श पेंशन खाते को नए बैंक में बदलना चाहते हैं तो पहले नई बैंक शाखा में एसबी खाता खोलें और नई बैंक शाखा से पासबुक चेकबुक प्राप्त करें। यानी अगर आप मौजूदा स्पर्श पेंशन खाते को नए बैंक में बदलना चाहते हैं, आप स्पर्श पे माइग्रेटेड हैं और उसमें आपका अकाउंट मौजूद है, अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, स्पर्श पेंशनर के लिए स्पर्श में बैंक खाता बदलने की प्रक्रिया अब मैं आपको बता रहा हूं। स्पर्श में किस तरीके से आप अपना बैंक खाता बदलेंगे, बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको स्पर्श प्रोफाइल पे लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल प्रबंधित करे पर जाएं, फिर स्क्रीन पर आपको बैंक विवरण दिखेंगे, बैंक की डिटेल दिखेंगी। फिर आपको पेंसिल पर क्लिक करना है और नया बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड दर्ज करना है, यानी जो आप नया अकाउंट डालना चाह रहे हैं, और आईएफएससी कोड उसमें मेंशन करना है। फिर बैंक और शाखा के नाम अपने आप बदल जाएंगे। फिर पासबुक या फिर रद्द चेक का पहला पेज अपलोड करें, यानी पासबुक की या तो फोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक की फोटोकॉपी। फिर महीने के पहले सप्ताह में कर लें ताकि पेंशन में देरी ना हो। यानी जिस महीने आपकी पेंशन आ रही है लास्ट में, जैसे 30 सितंबर को या फिर नवंबर लास्ट में, तो उससे पहले आपको ये कार्यवाही करनी है, यानी 1 से 10 तारीख के बीच में या फिर 11 से 20 तारीख के बीच में। तो दोस्तों इस तरीके से ये छोटी सी कार्यवाही है जो आपको करनी पड़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर लिखते हैं, इन नवंबर आई हैव टू सबमिट माई एलसी, इफ आई एम नॉट एबल टू रेक्टिफाई एनी एनोमलीज बाय देन विल दे स्टॉप माई पेंशन। ये पूछते हैं कि जिस तरीके से स्पर्श पे कई पेंशनर अपडेट कर रहे हैं और ये पेंशनर भी अपडेट कर रहे हैं, जैसे प्रोफाइल अपडेट करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अपनी प्रोफाइल चेक करना, डेटा वेरिफिकेशन करना, तो क्या ये सब करने से इनकी पेंशन रुक जाएगी जो स्पर्श के थ्रू आ रही है? नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोफाइल एडिट करते हैं या फिर डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं या फिर स्पर्श में कुछ भी काम करते हैं तो इसका इंपैक्ट, इसका असर आपकी पेंशन पे नहीं पड़ता है। आपकी पेंशन कंटिन्यू रूप से चलती रहती है और आप पीछे से स्पर्श पे काम कर सकते हैं, चाहे एडिट कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन पेंशन आपकी स्टॉप नहीं होती है, पेंशन आपकी कंटिन्यू चलती है, तो इसका असर आपकी पेंशन पे नहीं पड़ता। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, स्टाफ साइड जेसीएम संगठन ने गवर्नमेंट से मांग करी है कि दिवाली तक 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करें भारत सरकार। यानी जो स्टाफ साइड जेसीएम संगठन है, इनके जो कर्मचारी है वो ये चाहते हैं भारत सरकार से कि दिवाली तक या फिर दिवाली से पहले
भारत सरकार 18 महीने का जो DA/DR कैरियर है वो रिलीज कर दे। दोस्तों ये मांग बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए आपका 18 महीने का DR कैरियर रिलीज। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि भारत सरकार की झोली में, उनकी जेब में पैसा है या नहीं है पेंशनर को देने के लिए। होना तो चाहिए, सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन स्टाफ साइड ने भी ये डिमांड करी है कि दिवाली तक पेंशनर को 18 महीने का जो DA/DR कैरियर है वो रिलीज कर दें। देखेंगे दोस्तों कि भारत सरकार ऐसा कुछ करती है या नहीं करती है। अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों फिर ये बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरा पॉइंट है, जुलाई 2023 से बढ़ने वाले DA की कैबिनेट मीटिंग 27/9/2023 को या फिर 29/9/2023 को हो सकती है। यानी जो अभी 27 आएगी या फिर 29 तारीख आएगी, उस दिन कैबिनेट मीटिंग हो सकती है DA अप्रूवल के लिए, जो जुलाई 2023 से बढ़ने वाला है। ऐसा हो सकता है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट 4% DA/DR बढ़ाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर। जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आपका 4% ही DA/DR बढ़ रहा है। बाकी गवर्नमेंट क्या अप्रूव करती है वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों इन्होंने बताया कि 27 को या फिर 29 तारीख को ये मीटिंग हो सकती है। बाकी देखेंगे कि होती है या नहीं होती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक खबर आई थी, कांग्रेस ने OROP लागू करने के तरीके पर सरकार की आलोचना की है, बड़े पैमाने पर विसंगतियों का आरोप लगाया। यानी कांग्रेस के जो भी आदमी हैं उनका कहना है कि भारत सरकार ने जो OROP दी है भूतपूर्व सैनिकों को, वो विसंगतियों भरी OROP है। पेंशन टेबल में बहुत सी गलतियां हैं। तो दोस्तों ये आपको भी पता है कि जो OROP दी है गवर्नमेंट ने, किस तरीके से उसमें पेंशन में विसंगति है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो ये पेंशन की विसंगतियां है भारत सरकार इसे दूर करे। इसमें कांग्रेस क्या, इसमें तो जो जवान है वो सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने OROP दी है उसमें गलतियां हैं। तो अब इसे सुधारा कैसे जाए, कैसे इसे रेक्टिफाई करा जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि गलतियां हैं। अब इसे सुधारेंगे कैसे, भारत सरकार क्या करेगी, वो देखने वाली बात है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर को एरर आ रहा है, यानी जब वो अपना डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं तो फोन पे जो OTP आता है, जब वो OTP मेंशन कर रहे हैं यहां पर, तो एरर आता है रॉन्ग OTP, यानी आप गलत OTP डाल रहे हो। बल्कि पेंशनर बिल्कुल सही OTP डालते हैं जो उनके फोन पे आता है, लेकिन तब भी लिखा आता है कि आप रॉन्ग OTP डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पेंशनर अपना डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए पेंशनर को कुछ नहीं करना, बस उनको ट्राई करते रहना है। आप प्रयास करते रहिए, जो आपके फोन पे OTP आता है वो आप डालते रहिए। ये सर्वर एरर है, टेक्निकल एरर है स्पर्श की तरफ से। ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद ये दूर हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू प्रयास ट्राई करते रहिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक एप्लीकेशन है, एक फॉर्मेट है, अगर आप ये लेना चाहते हैं मेरे से तो आप ले सकते हैं। टू कन्वर्ट माई DSP सैलरी अकाउंट इनटू DSP पेंशन अकाउंट, यानी जिन पेंशनर का DSP सैलरी अकाउंट है उसे वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं DSP पेंशन अकाउंट में। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है, कहां पर, बैंक में। तो आपका जो DSP सैलरी अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है DSP पेंशन अकाउंट में। तो एक फॉर्मेट है, एक एप्लीकेशन है, जिसमें आपको लिखना होगा आई हैव एन अकाउंट इन योर ब्रांच विच इज DSP सैलरी अकाउंट, अकाउंट नंबर डालेंगे, आई हैव बीन रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम, कब आप डिस्चार्ज हुए, रिटायर हुए, उसकी डेट, आई एम ड्राइंग माई पेंशन इन सेम अकाउंट, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट माई DSP सैलरी अकाउंट टू DSP पेंशन अकाउंट, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, आई कुड गेट अवेल ऑल बेनिफिट ऑफ सेट स्कीम। यानी ये एप्लीकेशन है जो आप बैंक को बताएंगे कि मेरा जो सैलरी का अकाउंट है मैं उसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं DSP पेंशन अकाउंट में, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू मेरा ये काम कर दें और इसके बेस पर जो भी फैसिलिटी है वो मैं अवेल कर सकूं, ले सकूं। इसके बाद आप इनक्लोज करेंगे PPO कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, साइन, नेम और अकाउंट नंबर। दोस्तों एक ये फॉर्मेट है आपके DSP सैलरी अकाउंट को DSP पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, आप ले सकते हैं फॉर्मेट। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन देते रहूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए। थैंक यू सो मच।